Hello everyone, so welcome to Jaydev classes for JRF and this is मीनाक्षी सिंह। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रामसी को शूरवीर कंप्लीट कोर्स में। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ग्रामसी कुछ की पॉइंट्स लिखवाने लग रही हूं मैं, ठीक है? तब तक आप लोग ज्वाइन करना। जब हम एंटोनियो ग्रामसी की बात करते हैं ना बच्चों, इनका देखो अभी मैं लाइफ का भी बताऊंगी, ठीक है? सबसे पहले इनका याद रखना जो प्रिजन नोटबुक है। अगर कभी भी जैसे प्रिजन डायरी आती है ना, तो वो तो जेपी की है, लेकिन अगर प्रिजन नोटबुक पूछी जाए आपसे कि प्रिजन नोटबुक किसकी है, तो प्रिजन नोटबुक किसकी हो जाएगी? इन्हीं की हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा मॉडर्न प्रिंस हो गई। मॉडर्न प्रिंस ये किसे बोलते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली को बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा इनकी द रेवोल्यूशन अगेंस्ट दास कैपिटल, ठीक है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये मॉडर्न प्रिंस जो अधूरी रह गई, मैकियावेली की प्रिंस से प्रभावित थी, ये अधूरी रह गई थी, ठीक है? ये वाली हो जाएगी 1917। इसके अलावा अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड, अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड, ठीक है? तो ये हो जाती है आपकी 1908 से 1926। एक ना ग्रामसी की मैगजीन पूछी जाती है, उस मैगजीन का नाम मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। देखो बेसिकली इसका कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है? कलर इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफी बच्चों को पता ही नहीं होगी, सच्ची बता रही हूँ, काफी बच्चों को ही नहीं पता होगी कि ये क्या है। ये 1914 की एक न्यूज़पेपर है, 1914 का, ठीक है? जिसका नाम था ग्रीदो डेल पोपोलो, ठीक है? जिसको बोलते हैं द क्राई ऑफ द पीपल, द क्राई ऑफ द पीपल, ठीक है? तो इसने इनको एक नोटेबल जर्नलिस्ट के तौर पे पहचान दिलाई थी इस न्यूज़पेपर में, ये न्यूज़पेपर। और इसको इंग्लिश में इस नाम से जाना जाता है, द क्राई ऑफ द पीपल, ठीक है? ये ध्यान रखना। और जो कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो इनसे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो यही हो गया 1914 का न्यूज़पेपर इनका, ठीक है? इसके अलावा ये और किन चीजों पे बोलते हैं आज जो हम पढ़ेंगे? आज हम इनका कल्चरल हेजीमनी पढ़ेंगे। ये कल्चरल हेजीमनी पे बोलते हैं। कल्चरल हेजीमनी के अलावा इन्होंने सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी में क्या किया था? डिफरेंस किया था, ओके?
मॉडर्न प्रिंस मैंने ऊपर आप लोगों को लिखवाई दिया है। इन्होंने 2 टाइप्स के वॉर्स की बात की थी, ठीक है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्होंने 2 टाइप्स के जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, ये इंटेलेक्चुअल तो कौन-कौन से हो जाएँगे? एक ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल और दूसरा ऑर्गेनिक, ठीक है? एक ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल, दूसरे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। फिर जो आते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन आता है। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल और जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आता है ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक से, ये ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें, जब हम ग्रामसी की बात कर ही रहे हैं, तो एक बार इतना लिखना, अभी आ रही हूँ मैं, ठीक है? इतना लिख
इतना लिख लिया आप लोगों ने? गुड इवनिंग सुमन, वेरी गुड इवनिंग। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने, ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। आज की क्लास में हम लोग एंटोनियो ग्राम्सी कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे मैंने, जो मैं दोबारा से एक बार डिफाइन कर रही हूँ। सबसे पहले इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर लिखवाया है जो मैंने, ठीक है, जो कभी मतलब ऐसे नहीं लिखवाया और पीडीएफ में नहीं है। उस न्यूज़पेपर का नाम आपको जरूर लिखना है। 1914 का न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ग्रिडो डेल पपोलो, यानी द क्राई ऑफ द पीपल, ठीक है। गुड इवनिंग। फिर दूसरी बुक आती है इनकी, कुछ बुक्स हैं जैसे प्रिजन नोटबुक है। अगर कभी क्वेश्चन में आता है प्रिजन डायरी, हु रॉट द प्रिजन डायरी, तो प्रिजन डायरी इज नॉट एसोसिएटेड विद एंटोनियो ग्राम्सी, प्रिजन डायरी इज एसोसिएटेड विद जयप्रकाश नारायण। ओके, बोथ बुक्स आर वेरी सिमिलर, और कई बार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि वो प्रिजन डायरी है और एक प्रिजन नोटबुक है, उन्हें लगता है कि सेम है, बट दोनों सेम नहीं है बच्चों, अलग अलग है हमेशा। बोलो सोनाली। हेलो मैम। हाँ, आप बहुत थक गए हो, आप थोड़ा रेस्ट करके बोलो। अरे नहीं, वो मैं भाग कर आई थी ना नीचे से, इसीलिए ओहो, इसीलिए आवाज इसीलिए वो तीन तीन दिन। ओके। चलो, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी पता है अभी ठंड है तो मैं एक्सरसाइज वो सब नहीं करती हूँ, थोड़ा सा भी भागती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, मतलब हाफने लगती हूँ, ऐसा हो गया है, ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, ठीक है। तो चलो देखो इधर, अब चलो इधर ध्यान देना, ठीक है। तो प्रिजन नोटबुक 1971 का ये हो जाता है। फिर मॉडर्न प्रिंस अगर आप देखोगे, मॉडर्न प्रिंस मैंने आपको क्या बताया, दैट इज अ हाफ कंप्लीटेड बुक, इनकम्प्लीट बुक भी बोल सकते हो, आधी अधूरी रह गई, बिकॉज कि जो हमारे एंटोनियो ग्राम्सी थे ना, उनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, इसी वजह से ये बुक ही हाफ रह गई, इनकम्प्लीट रह गई, कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर दूसरी जो है द रेवोल्यूशन अगेंस्ट दास कैपिटल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये 1917 में लिखी थी हमारे एंटोनियो ग्राम्सी ने। फिर एक और बुक आती है अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड, ठीक है। फिर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे जैसे कि कल्चरल हेजेमनी पे ग्राम्सी बोलते हैं, ग्राम्सी ने सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी में डिफरेंस किया था। दो प्रकार के वॉर होते हैं, टू टाइप्स के वॉर होते हैं, ओके, और टू टाइप्स के इंटेलेक्चुअल होते हैं, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। तो इस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं। चलो अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों पर बात कर ली जाए, जैसे कि हम सोसाइटी को पर्टिकुलर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो बेस में और दूसरा आ जाता है सुपर स्ट्रक्चर। आपको पता है ग्राम्सी हमारे, जैसे अगर बात आए ना कभी भी कार्ल मार्क्स की, तो मुझे ये बताओ, मैंने वैसे आपको समझाया हुआ है, मुझे बताओ कार्ल मार्क्स ने ज्यादा इंपॉर्टेंस बेस को दिया था या सुपर स्ट्रक्चर को दिया था? मेरा क्वेश्चन आप सबसे है ये, कार्ल मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंस बेस को देते हैं या सुपर स्ट्रक्चर को देते हैं? बताओ। वेरी गुड सुषमा, नाइस, सुषमा के लिए क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। देखो अगर कभी भी बात आए बेस की, तो बेस को मार्क्स ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, और जब बात आए सुपर स्ट्रक्चर की तो याद रखना इसको ग्राम्सी इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। जहां बेस को मार्क्स ने इंपॉर्टेंट माना था, वहीं पर सुपर स्ट्रक्चर को ग्राम्सी इंपॉर्टेंट मानते हैं, कि जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो मेनली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। इसके अलावा अगर आप देखोगे, बहुत सारी चीजें मुझे आज आप लोगों को समझानी है, काफी सारी चीजें हम लोग समझेंगे। अब जैसे मैंने आपको टू टाइप्स के वॉर बताए, मैंने बोला बच्चों हमारे ग्राम्सी ना दो प्रकार के वॉर की बात करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि कौन से वॉर की बात करते हैं। चलो बता देती हूँ, एक है वॉर ऑफ पोजीशन, और एक आ जाता है वॉर ऑफ, ये दिख नहीं रहा ना, ब्लैक से लिखते हैं,
तो दिख जाएगा। वॉर ऑफ मैन्यूवर क्या हो जाता है? MANOEUVER, ठीक है। वॉर ऑफ पोजीशन, वॉर ऑफ मैन्यूवर, तो ये हो जाते हैं टू टाइप्स के वॉर। इसके अलावा इन्होंने हिस्टोरिकल ब्लॉक पे भी बोला, ये हिस्टोरिकल ब्लॉक पे भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये फैक्ट्री काउंसिल पे भी बोलते हैं, ये फैक्ट्री काउंसिल्स पे भी बोलते हैं। ओके, ग्रामसी ने फासिज्म पे भी बोला था। ग्रामसी के जो व्यूज देखोगे तो वो आपको फासिज्म पर भी मिलेंगे। फांसीवाद बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फांसीवाद, फासिज्म, ठीक है। चलो अब शुरू करें, बताओ जल्दी से। सुमन कुमार, नूपा, सुषमा, सोनाली, शुरू करें। आज मैं आपको इनकी लाइफ बताऊंगी, ठीक है। बहुत अच्छे से हम इनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार की इनकी लाइफ रही थी और क्या क्या चीजें हुई थी। जल्दी से यस करके बताओ फटाफट से, फिर शुरू करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, हमेशा पता है एक्टिव रहा करो, क्लास के टाइम पे तो रहा करो। चलो वेरी गुड, ऐसे ही एक्टिव रहना है, ठीक है। जब हम बात करते हैं हमारे एंटोनियो ग्रामसी की, ठीक है, तो एंटोनियो ग्रामसी से हमने एक चीज तो ये करी कि हाँ भाई इनका जो जन्म है, एंटोनियो ग्रामसी, ठीक है, एक इटालियन मार्क्सिस्ट थे, एक इंटेलेक्चुअल थे, एक जर्नलिस्ट थे, एक मेजर थ्योरिस्ट थे, जिन्होंने अपने लास्ट 11 साल मुसोलिनो की जेल में बिताए थे। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ऐसा क्या हुआ था जो इन्हें 11 साल जेल में बिताने पड़े, और जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई, जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चलो शुरू करते हैं। सो इनका ना, इनका जन्म कहां पर हुआ था बच्चों? एक आइलैंड है सर्डिनिया, ठीक है। 22 जनवरी, रेड ले लेते हैं, 22 जनवरी 1891 की बात है। हमारे ग्रामसी का जन्म होता है सर्डिनिया प्रांत के अलेज गांव में। इनके पिता जो थे वो बेसिकली काफी मतलब अच्छी नौकरी थी उनकी, वो एक टैक्स अथॉरिटी में काम करते थे, टैक्सेशन अथॉरिटी में, मतलब जो राजस्व अधिकारी होते हैं ना सुषमा, राजस्व अधिकारी जो टैक्स से रिलेटेड पूरा ध्यान रखते हैं, तो वो इनके पिता का ऑक्यूपेशन था, ठीक है। और इनके जो टोटल बच्चे थे, ठीक है, तो वो 7 बच्चे थे टोटल, मतलब हमारे ग्रामसी को मिला के इनके पिता के। His was a one of the very small minority of family on the island that could read or write, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ये उस द्वीप पर, जहां ये लोग सर्डिनिया द्वीप पे रहते थे, उस द्वीप पर ये एक ऐसी माइनॉरिटी फैमिली थी, एक ऐसी स्मॉल और माइनॉरिटी फैमिली थी जो पढ़ लिख सकती थी। क्या बाकी लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था? क्या बाकी लोग स्कूल नहीं जाते थे? He did not well at school, finally winning a scholarship to University of Turin. अब आपके मन में आ रहा होगा कि he did well, उन्होंने अच्छा किया था, स्कॉलरशिप की जरूरत क्यों पड़ी जब इनके पिता एक राजस्व अधिकारी थे? तो कहानी सुनो ध्यान से, क्या होता है। इनके पिता एक राजस्व अधिकारी थे, मतलब टैक्सेशन उसमें काम कर किया करते थे। 1900 में क्या होता है, इनके जो पिता थे तो उनको राजनीतिक विरोधियों द्वारा, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पॉलिटिकल ओपोजिशन वाले, है ना, एक होते हैं, एक तो ओपोजिशन वाले होते हैं, तो पॉलिटिकल ओपोजिशन वाले लीडर्स के द्वारा इनको करप्शन के झूठे केस में फंसाकर इन्हें जेल भिजवा दिया गया। किनको? हमारे ग्रामसी के पिताजी को, ग्रामसी के फादर को। इसके बाद ग्रामसी का जो पूरा परिवार था, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत खराब हो गई।
हमारे ग्रामसी क्या थे, छोटे से बच्चे थे, उन्हें क्या पता था, उन्हें ज्यादा चीजें नहीं थी, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई फैमिली की। अब ग्रामसी की माँ जो थी ना, उन्हें बड़े कठिन हालातों में उनका पालन पोषण करना पड़ा था। इनकी जो मम्मा थी, उन्होंने इनका बहुत ही हार्ड सिचुएशन में इनका पालन पोषण किया और इन्हें स्कूल भेजा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, उन्होंने गांव के ही स्कूल में उन्हें भेजना शुरू किया, ग्रामसी को। जब ग्रामसी के पिता जो थे ना बच्चों, जब वो जेल से छूटे तो परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हुई, क्योंकि उनके पिता बाहर आ गए, उन्होंने कोई काम देखा, काम वाम करना शुरू किया, तो थोड़ी बहुत ठीक हुई। हाँ भाई, कि हाँ भाई थोड़ी सिचुएशन ठीक हुई। अब ऐसे में उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट की, हमारे ग्रामसी ने। प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट करने के बाद ग्रामसी जो थे ना, उनका एक बड़ा भाई था। तो बड़ा भाई जो था ना, वो समाजवादी लड़ाका था। समाजवादी लड़ाका समझते हो? मतलब उस टाइम जैसे दो आइडियोलॉजीज हो गई थी, एक थी पूंजीवाद और एक थी समाजवाद, यानी सोशलिस्ट और एक कैपिटलिस्ट। उस टाइम कैपिटलिस्ट डोमिनेंट थी। सोशलिस्ट के लिए जो भी लोग बोला करते थे तो उनका क्या कर दिया जाता था, उनको कहीं ना कहीं उनका विरोध किया जाता था। ठीक है, तो समाजवादी भी क्या कर रहे थे, कैपिटलिस्ट का विरोध ही कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखो तो उनके जो बड़े भाई थे, जेनारो नाम था उनका, जेनारो, उनका काफी प्रभाव पड़ा था हमारे ग्रामसी पर। जेनारो एक समाजवादी लड़ाका था। उसने ग्रामसी को भी राजनीतिक शिक्षा दी थी और साम्राज्यवाद के अधीन दूरदर्शी को करीब से देखा था। यहीं से उनके मन में सामाजिक परिवर्तन की लालसा जाग गई थी कि हाँ भैया, कुछ ना कुछ तो करना है जिससे क्या हो जाए, सोशल चेंज आए हमारे देश में, इटली में। तो ये ध्यान रखना। लेकिन वो समय ग्रामसी कुछ तो नहीं कर सकते थे, पढ़ ही रहे थे, है ना। वह समाजवाद विरोधी गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करने लगे। अब उन्हें क्या लगा, उन्हें लगा कि हाँ भाई चीजें थोड़ी बहुत हो सकती हैं, तो वो समाजवादी जो विरोधी थे, एक्टिविस्ट थे, तो उनके साथ अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा बिताने लगे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ग्रामसी ट्यूरिन विश्वविद्यालय जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ट्यूरिन, ट्यूरिन यूनिवर्सिटी जाते हैं। और वहां पे रहकर ग्रामसी ने समाजवादी विचारधारा पर काफी ज्यादा रुचि ली। उन्होंने सोशलिज्म पे काफी ज्यादा रुचि ली। आपको पता ही होगा, क्रोसे, क्रोसे नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो क्रोसे की विचारधारा से भी काफी प्रभावित हुए। क्रोसे पता है क्या कहते थे? क्रोसे कहते थे कि मनुष्य को धर्म के बिना भी जीना चाहिए। ये क्रोसे का कहना था कि मनुष्य को धर्म के बिना भी जीना चाहिए। ह्यूमन शुड लिव विदाउट रिलीजन, ऐसा क्रोसे बोलते थे, क्रोसे सेड। ठीक है, तो इनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद 1973 में, मतलब 1973 की बात है, क्योंकि काफी चीजें आपके इसमें पूछी जाती हैं, तो ये याद रखना 1973 की बात है। 1973 के अंदर क्या हुआ, 73 नहीं, 1913, ठीक है। 1913 में ग्रामसी ने क्या किया, जो एक पीसीआई थी। अब आप सोचोगे पीसीआई क्या थी मैम? ये थी पार्टी, थी एक कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली, इसको ऐसे पढ़ा जाता था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली, पीसीआई। ठीक है, इटालियन समाजवादी पार्टी हिंदी में बोला करते थे। तो इसकी मेंबरशिप इन्होंने ली, मतलब इसके मेंबर बन गई है 1913 में। उसके बाद इन्होंने सोशलिस्ट ग्रुप के सदस्यों में जो विवाद हुआ करते थे, उनमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, और अपने न्यूज़पेपर जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, ग्रीदो डेल पपोलो, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे। ठीक है, 1915 से 17 तक मार्क्स की रचनाओं का अध्ययन किया। 1915 से 1917 तक, 1915 टू 1917 he studied Marx completely and influence from रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इन्होंने जो रशिया की क्रांति हुई थी उससे भी वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। इसके बाद उन्होंने ट्यूरिन सोशलिस्ट पार्टी के नेता उन्हें चुन लिया गया। तो इसका नेता कब बनाया गया? जो ट्यूरिन सोशलिस्ट पार्टी थी,
तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ट्यूरिन सोशलिस्ट पार्टी के नेता, उनको चुना गया है 1917 में, ठीक है। और राजनीति में उन्होंने सक्रिय भूमिका आरंभ की। इसके बाद श्रमिकों की क्रांतिकारी चेतना का सूत्रपात किया। मजदूरों के कष्टों का कारण पूंजीवाद ही है। उन्होंने इसको भी बोला कि जो मजदूर है, जो जितने भी ज्यादा दुखी है मजदूर, तो उसका जो मेन रीजन है, तो मेन रीजन क्या है? मेन रीजन वाज अ कैपिटलिज्म, ये उन्होंने बोला। इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटली में चारों तरफ अनार्कियल पूरा इन्वायरमेंट था, यानी अराजकता का माहौल फैल गया। अब ऐसे में क्या हुआ? आर्थिक अराजकता और साम्राज्यवाद से मुक्त कराया जा सके, अब कुछ इन चीजों पर बात हुई, ठीक है। इसके लिए 1921 में पार्टी संगठन पर अधिक जोर दिया गया और कमिंटन से भी जुड़ गए। कमिंटन आपको पता है, जिससे एमएन रॉय जुड़े हुए थे, कमिंटन, तो वो कमिंटन से जुड़ गए थे। लेकिन आपको पता है 1923 में, 1923 में वो टाइम पीरियड है जब उन्हें जेल जाना पड़ता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इस स्लाइड से भी डिस्कस करते हैं। तो इतना मैंने आपको बताया, इटली जो थी वो उस टाइम डिवाइड थी नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रामसी की जो फैमिली थी, ठीक है, वही एक पढ़ लिख सकती थी। तो ऐसा क्यों था? बिकॉज जो रूरल पार्ट था, ठीक है, वहां पे लार्ज इलिटरेट पीशेंट रहते थे, और नॉर्थ वाला जो पार्ट था वहां पे इंडस्ट्रियलाइज लोग रहते थे, पॉलिटिकली अवेयर वर्किंग क्लास रहती थी। इसीलिए दोनों बिल्कुल अपोजिट थे। ट्यूरिन जो वहां जो जाते हैं, ट्यूरिन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसे रेड कैपिटल माना जाता था इटली का उस टाइम, जब ग्रामसी आए थे वहां पर, ठीक है। तो वहां पे ऑर्गेनाइज जो वर्कर्स थे ट्यूरिन के, उनकी बहुत ही अलग ही हिस्ट्री रही थी। फर्स्ट 20 ईयर्स में अगर आप देखोगे, ट्यूरिन जो था ना, बहुत सारे काउंटलेस डिमॉन्स्ट्रेशन एंड नंबर ऑफ जनरल स्ट्राइक्स वहां पर हुई थी, उसका गवाह रहा था। बहुत सारे मूवमेंट हुए थे वहां पर, ठीक है। इट वॉज अ शॉर्ट एटमोस्फियर वेलकम ग्रामसी, ऐसे माहौल में ग्रामसी वहां पर उनकी वेलकम होती है यूनिवर्सिटी लाइफ में। और उसके बाद उनकी जो पूरी लाइफ थी वो बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है। इनके जो पॉलिटिकल थॉट थे वो एक्सपेंड हुए यूनिवर्सिटी के अंदर आकर। इन्होंने डेवलप किया व्हाट नॉट जस्ट द एबिलिटी टू प्रोपोगेंडाइज द ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी, है ना, केवल प्रचार करने या राजनीतिक गतिविधि को व्यवस्थित करने की क्षमता नहीं थी, ठीक है, उस टाइम। तो वो ये फर्स्ट मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट थे, जिनका वर्क जो था वो बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंज इन 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोपीय समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन की समस्याओं के साथ काम करने वाले हमारे ग्रामसी पहले मार्क्सवादी सिद्धांतकार बने, जो मार्क्स की विचारधारा पर काम कर रहे थे, जो मार्क्स के चीजों पर काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और उन्होंने आइडियोलॉजिकल कल्चरल स्ट्रगल को भी एक तरीके से बताया, उसको भी समझाया। ग्रामसी जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, और एनालाइज किया कैपिटलिज्म को, और साथ ही साथ मार्क्स जो है वो प्रीवियस जो भी मार्क्स ने कहा था उनके बारे में, जो स्ट्रगल था रूलिंग क्लास और सबऑर्डिनेट वर्किंग क्लास का, ठीक है, उसको भी उन्होंने देखा। उन्होंने देखा अनअक्सेप्टेबल वाज द ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट व्यू। अब देखो कहीं ना कहीं ऐसी बात तो चीज होती है, जब हम किसी चीज को बहुत फोकस से देखते हैं और उसके बाद हमें पहले तो वो चीजें सही लगती हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें सही नहीं लगते। तो ऐसा ही ग्रामसी के साथ हुआ। तो ग्रामसी जी ने जब मार्क्सिज्म को अच्छे से पढ़ा, तो उन्हें कुछ ऐसे मार्क्स के व्यूज थे, ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट व्यूज ऐसे थे बच्चों, जो उन्हें अनअक्सेप्टेबल थे, यानी जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया ही नहीं, ठीक है। तो ग्रामसी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखा जाता है मॉडर्न थॉट में, क्योंकि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो आइडियोलॉजी है ना, आइडियोलॉजी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज की सोसाइटी में। जो आज मॉडर्न सोसाइटी है उसमें आइडियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थ्योरी थी पावर की, है ना, वो वन साइडेड थी, क्योंकि जो रोल था फोर्स का, कोरेशन का, रूलिंग क्लास का, डोमिनेशन का। जैसे जो रूलिंग क्लास जो डोमिनेशन था, समझो जैसे क्या होता है, जब मान लो मैं हूँ रूलिंग क्लास, मैं डोमिनेशन कर रही हूँ, तो मैं किस चीज का यूज कर रही हूँ? मैं आपके साथ जबरदस्ती कर रही हूँ, मैं आपको पनिश कर रही हूँ, मैं आपको मारकर फिर अपने कंट्रोल में ले रही हूँ। तो यही हुआ करता था पहले, यही हुआ करता था, है ना। दिस वाज रीइंफोर्स बाय लैनिन। तो लैनिन ने भी इन चीजों को बताया था, और जो रशियन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा था, आप सबको पता ही है, लैनिन भी एक प्रबल सपोर्टर थे, एक प्रबलित थे, है ना, लैनिन द्वारा प्रबलित हुआ था। तो ये ध्यान रखना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ग्रामसी को ये लगा
कि व्हाट वाज मिसिंग वाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मतलब छूट रहा है, कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल कंट्रोल और मैन्युपुलेशन हो रहा है। ठीक है, उन्होंने ये देखा, उन्होंने महसूस हुआ कि कुछ वैचारिक नियंत्रण या हेरफेर की सूक्ष्म लेकिन व्यापक रूप की समझ थी जो दमनकारी संरचनाओं को बनाए रखने के लिए काम करती थी। उन्होंने कहा कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है जो इस रिप्रेसिव स्ट्रक्चर को प्रीपेचुएट यानी अगर आप देखोगे बनाए रखने या मैन्युपुलेशन, ठीक है, इसके लिए काम कर रही है। आइडियोलॉजिकल कंट्रोल कौन कर रहा है? जैसी मेरी सोच है वैसी दूसरे की सोच है, ये कहां हो रहा है ना? तो इस पर बात हुई, इस पर सोचा गया कि हाँ भाई ऐसा कहां पर हो रहा है कि कोई ना कोई तो इसके पीछे है। आपको पता है ना कहां पर होता है? कहां पर होता है? चलो आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी जगह पर है जहां पर हमारे विचारों का निर्माण होता है? सिविल सोसाइटी है या पॉलिटिकल सोसाइटी है? दोनों में से बताओ कौन सी होगी? ग्रामसी को लगा व्हाट वाज मिसिंग वाज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रगल। यहाँ पर वो समझने की कोशिश करते हैं कि देखो परसेसिव फॉर्म है ये आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, लेकिन फिर भी ये रिप्रेसिव स्ट्रक्चर उसको मेंटेन करके रखा जा रहा है इतने टाइम तक। तो क्या है, आप बताओ? सिविल सोसाइटी है या पॉलिटिकल सोसाइटी है जो इस रिप्रेसिव स्ट्रक्चर को बनाए रख मेंटेन करती है? ठीक है, सुमन कुमार का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करें जल्दी से। ठीक है, सुषमा, नूपा और सोनाली। वेरी गुड। ठीक है, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में क्या क्या आता है? फैमिली आती है, चर्च आता है, स्कूल आता है, कॉलेज आता है ना? सिविल सोसाइटी के एग्जाम्पल्स ही यही हैं जहां पे बच्चे का स्टार्टिंग से आइडियोलॉजी बिल्ड की जाती है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है, ये चीज हमारे लिए बुरी है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज सबसे बेस्ट है, होती है ना? तो ये ध्यान रखना। तो ऐसा ही हुआ था। ठीक है, उन्होंने बेसिकली टू क्वाइट डिस्टिंक्ट फॉर्म पॉलिटिकल कंट्रोल की देखी थी। उन्होंने देखा कि दो तरीके से पॉलिटिकल कंट्रोल किया जाता है। अगर मान लो मैं आपके ऊपर कंट्रोल करती हूँ, मान लो मैंने सोनाली और सुषमा के ऊपर कंट्रोल करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं दो तरीके से कंट्रोल कर सकती हूँ। पहला डोमिनेशन, पहला डोमिनेशन है, और दूसरा हेजीमनी है। अब आप सोचोगे कि दोनों, मैम दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? हाँ बच्चों, डिफरेंस है। जब हम किसी के ऊपर डोमिनेशन करते हैं ना, तो हम सीधा डायरेक्ट वहां पे फिजिकल कॉरेशन होता है, जबरदस्ती होती है आपके ऊपर। अगर मान लो जैसे मैंने किसी क्रिमिनल को पकड़ा, अब वो ना मेरी बात नहीं मान रहा था, मैंने कहा कि आप किसी भी वो क्राइम किया किसी और ने, लेकिन उससे मनमानी है वो बात कि उसको दंड हो जाए, उससे वो जो दूसरा व्यक्ति है वो बच जाए। तो ऐसे में क्या होगा? पुलिस जो है, पुलिस या फिर मान लो मैं उसे मारूंगी, उस पर बल प्रयोग करूंगी, ठीक है, उसे यातनाएं दूंगी, ऐसी यातनाएं जो उससे शायद सही भी ना जाए, और किसी वश उसे वो जो उसने किया भी नहीं है वो उसे एक्सेप्ट करना पड़ जाए कि हाँ ठीक है ये मैंने ही किया है। आपको पता है ऐसे केसेस आते हैं, काफी केसेस हैं, ऐसे काफी केसेस हैं जो उस व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको सजा भुगतनी पड़ी। और पता पता है कब चला? पता तब चला जब उस बेचारे का बुढ़ापा चल रहा था। गया वो अंदर जवानी में था, जब वो जवान था तब वो जेल में गया था। 20 साल बाद पता लगा कि वो जुर्म तो उसने किया ही नहीं था, वो जुर्म जिसने किया था वो बाहर है, और जिसने किया ही नहीं था उसकी पूरी जवानी निकल गई, उसका बुढ़ापा भी पूरी तरह से निकल चुका है, वो लास्ट स्टेज पे अपने। ऐसे भी केसेस हैं, आप पढ़ोगे तो आपके आंख से आंसू आ जाएंगे।
कि कितना गलत है, क्योंकि वही चीज है ना, सबूतों पर चीजें चलती हैं। कभी कभी क्या होता है, मैन्युपुलेशन होता है, मैन्युपुलेशन होता है, चीजों को हेर फेर की जाती है, और कुछ जो वैसे लोग होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी डायरेक्ट फिजिकल कॉरेशन, मैं आपको ऐसी यातनाएं दूं जिससे आपको लगे कि हाँ यार मैं इतनी यातनाएं सह रहा हूं, इससे अच्छा तो मैंने जो नहीं किया मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ मैंने किया है ना। ऐसा भी होता है, तो इसको डोमिनेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डोमिनेशन। इसका मतलब होता है जब पुलिस या सशस्त्र बलों द्वारा आपके ऊपर शारीरिक बल का प्रयास किया जाए, आपको शारीरिक बल से आपको अपने कंट्रोल में लिया जाए, तो उसको डोमिनेशन कहते हैं। ठीक है। और हेजीमनी का मतलब क्या होता है, हेजीमनी का मतलब होता है आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, जो आजकल की हमारे जनरेशन के लोग समझते हैं। ऐसे नहीं कि मेरी उम्र के या आपकी उम्र के लोगों की सोच ऐसी नहीं है, बहुत सारे लोगों की सोच आपको ऐसी मिलेगी, बहुत सारे लोगों की। जैसे कि बोलते हैं कि अपने ही कास्ट में शादी करना, है ना, अपने ही कास्ट में शादी करना, और ये सब चीजें अगर इसी पे ही आप करोगे ना, अगर इसी चीज पे होगा कि हाँ भाई अपनी कास्ट में करना या इस तरह से, तो इस पर भी आप लोगों को आइडियोलॉजिकल कंट्रोल मिलेगा। बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग से यही बताया जाता है कि आपको अपनी ही इसमें शादी करनी है, अपनी ही कास्ट में होगी आपकी शादी, है ना। तो ये क्या है, दैट इज अ हेजेमनी, जहां पर आइडियोलॉजिकल कंट्रोल हो रहा है। आइडियोलॉजिकल कंट्रोल यानी वैचारिक नियंत्रण। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा है, मैंने एक चीज देखी है, मैंने एक चीज नोट की है कि जैसे हम परिवार में रहते हैं, जिस तरीके की परिवार की जो सोच होती है वैसी ही सोच हमारी भी हो जाती है। अब जैसे अगर आप देखोगे ना, एक मौसी का ही बेटा है, ठीक है, तो उसकी भी सोच जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वहां के जो ट्रेडिशनल लोग है ना, जो बिल्कुल कंजर्वेटिव लोग होते हैं उनकी तरह है, कि अगर कोई किसी को पसंद कर रहा है या फिर कोई ऐसी चीजें कर रहा है, देन ही क्रिटिसाइज्ड कि हाँ ये गलत है, उसे नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे कैसे आई, उन लोगों की सोच से उसके अंदर आई, है ना। तो ऐसे ही होता है, तो ये एक आइडियोलॉजिकल कंट्रोल होता है। आइडियोलॉजिकल कंट्रेट जो सहमति के आधार पर बिल्ड होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया कि हम लोग बात कर रहे हैं ग्रामसी पर, ममता। ठीक है। तो ग्रामसी ने क्या किया था, ग्रामसी ने ममता दो प्रकार के डोमिनेशन की बात की थी, मतलब दो प्रकार के पॉलिटिकल कंट्रोल की बात की थी, कि हम दो प्रकार से राजनीतिक कंट्रोल कर सकते हैं किसी के ऊपर। ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, एक तो डोमिनेशन हो गया। डोमिनेशन का मतलब अगर मैंने किसी को मारा पीटा और पीटने के बाद फिर उसको अपनी बात मनवा ली, तो उसको हम डोमिनेशन बोलते हैं। ठीक है। जब मैंने फिजिकल कोरेशन यूज किया, ठीक है। लेकिन दूसरा होता है हेजेमनी। हेजेमनी में मारना पीटना नहीं होता, हेजेमनी में कंसेंट बिल्ड होती है, सहमति बिल्ड होती है। ममता, सुषमा, नूपा, सुमन कुमार, सोनाली, क्या डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो आप सब बोलोगे यस मैम, हमें तो यही पढ़ाया है, हम तो यही सीखते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं बोलूं कि इससे भी अच्छी कोई फॉर्म हो सकती है, फिर हो सकती है भाई, उस पर रिसर्च की जाएगी कि कौन सी हो सकती है ना। जैसे हमारे एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का जब क्लासिफिकेशन किया और उसको कंपैरेटिवली स्टडी किया, तो उन्होंने किया ना, उन्होंने डिवाइड किया ना कि हाँ भाई ये अच्छी फॉर्म्स हैं, ये बुरी फॉर्म्स हैं, दीज आर द गुड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, एंड प्रिवेंटेड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आर दी पॉलिटी, नहीं पॉलिटी नहीं, डेमोक्रेसी, ट्रेनी, ओलिगार्की, है ना। तो ये खराब फॉर्म्स हैं, ये बुरी फॉर्म्स हैं ये, तो ऐसे वो बताते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो हेजेमनी है, इस चीज को उन्होंने समझाया था। अभी इसको मैं आगे लेके चलूंगी, लेकिन उससे पहले जो इनकी जेल की कहानी थी वो थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या हुआ, 1926 में इन्होंने मजदूरों और किसानों के क्रांतिकारी परिषदों के निर्माण का बिगुल बजाया कि एक काम करो,
अपने अपने काउंसिल्स बनाओ, ठीक है, सरकार को अपोज करने के लिए, सरकार के विरोध में। फिर इन्होंने क्या, ये बेसिकली उसी साल ही 1926 में इन्हें मुसोलिनो की जेल में डाल दिया जाता है, हमारे ग्रामसी को, लेकिन आरोप साबित ना होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया, ठीक है। जब आरोप साबित नहीं हो पाया तो उन्हें रिहा करना पड़ा। इसके बाद एक साल बाद यानी 1927 में 1927 में उन्हें नए सिरे से आरोप लगाकर, मतलब दूसरी तरह से, होता है ना कि कोई फंस नहीं रहा तो कैसे फंसाना है, तो अगले साल उन्हें नए सिरे से फिर आरोप लगाया गया, और आरोप लगाने के बाद उन पर पूरे जीवन का कारावास का दंड दे दिया गया कि पूरी जिंदगी अब आप कहाँ रहोगे, जेल में रहोगे। जेल में उन्हें कठोर शारीरिक यातनाएं दी गई, बहुत ज्यादा उन्हें मारा पीटा और ये सब चीजें यातनाएं दी जाती थी। जेल में ही रहकर उन्होंने राजनीतिक विचारों का पोषण किया, ठीक है, और उसके अधिकतर विचार जो थे वो प्रिजन नोट्स में थे, उनकी जो प्रिजन नोटबुक है ना उसी में। यहाँ पर लगातार गिरते स्वास्थ्य के कारण, मतलब देखो इनकी जो हालत थी, जो सिचुएशन थी, हेल्थ थी, वो ज्यादा सही नहीं रही, और 27 अप्रैल जिस दिन बर्थडे है ये मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का, इसी दिन हमारी मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का जन्म हुआ था, ठीक है, पढ़ाया था ना ग्रामसी, वो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट पढ़ाया था, ठीक है। तो 27 अप्रैल 1937 को क्या हुआ बच्चों, ग्रामसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, ग्रामसी की डेथ हो गई थी। मतलब सब सोचो 10-11 साल हो गए ना, 27 में, पहले तो 26 में भी गए थे वो, कुछ महीने वहां रहकर आए मुसोलिनो के, इसीलिए उनको 11 काउंट किया जाता है, हमेशा इस बात को याद रखना। इसीलिए 11 काउंट किया जाता है क्योंकि 26 में भी ये जेल गए थे, फिर 1927 में इन्हें पूरे साल के लिए उसके लिए डाल दिया गया, फिर 27 से 37 में इनकी मृत्यु हो गई ग्रामसी की, ठीक है। अच्छा क्या हुआ था पता है आपको, इनकी दिमाग की ग्रंथि फट गई थी, दिमाग की नस, जो दिमाग की ग्रंथि थी ना, उसको वो फट जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई, तो ये ध्यान रखना। क्लियर, ये पूरा इनके ऊपर था। अब यहाँ से मैं आप लोगों को जो चीजें समझाऊंगी वो अब हम हेजेमनी को समझते हुए चलेंगे, जहाँ से आपका हेजेमनी वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया हेजेमनी का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हेजेमनी थोड़ा समझना, और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहां पे मुझे बताना। सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे इसकी कल्चरल हेजेमनी की। जो आपकी कल्चरल हेजेमनी है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरीके की, टू फॉर्म्स होती हैं, किसकी, पॉलिटिकल कंट्रोल की, है ना, टू फॉर्म्स होती हैं पॉलिटिकल कंट्रोल की। तो जो दो फॉर्म है पॉलिटिकल कंट्रोल की, तो एक मैंने आपको बताई कि एक होता है डोमिनेशन और दूसरा होता है हेजेमनी। डोमिनेशन में क्या होता है, फिजिकल कॉरेशन होगा, ठीक है, आपके ऊपर फिजिकली, आपके ऊपर क्या किया जाएगा, आपके ऊपर जोर जबरदस्ती की जाएगी, आपके ऊपर फोर्स यूज की जा सकती है, आपको दंड, आपको आपको मारा पीटा जा सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें हेजिमनी की, तो हेजिमनी में क्या होता है, आइडियोलॉजिकल कंट्रोल होता है। ध्यान से चीजों को समझना और बताना। देखो, हेजिमनी का मतलब होता है एक डोमिनेंट क्लास का, डोमिनेंट क्लास की कोई मान लो आइडियोलॉजी है, ठीक है, तो उसको, इसकी जो आइडियोलॉजी है वो एक लोअर क्लास है ना, उसकी सहमति होना इसके साथ, कंसेंट होना कि हाँ भाई हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो डोमिनेंट क्लास की आइडियोलॉजी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ममता है ना, वो डोमिनेंट क्लास से रिलेट करती है। अब वो विश्वास करती है कैपिटलिज्म में, तो वो मानती है कि कैपिटलिज्म इज द बेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो नूपा,
ममता, सुमन कुमार, सोनाली, मीनाक्षी मैम, हम सब ममता की जो आइडियोलॉजी है उसको अच्छा मानते हैं कि हाँ ये सबसे अच्छी है, ये ममता के लिए तो अच्छी है ही है, ये हम सबके लिए भी अच्छी है, इस तरह से, समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना। आपको पता है इस तरीके की हेजीमनी में सहमति गढ़ने की क्षमता, यानी जैसे मान लो हमारे ऊपर कोई शारीरिक बल का प्रयोग करके नहीं होता है कि हमारे ऊपर कोई मार पीट रहा है और फिर बोल रहा है नहीं बोलो कि आप कैपिटलिज्म अच्छा है, इस तरह से नहीं होता। ऐसे में क्या होता है, ग्रामसी वैचारिक प्रभुत्व को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, मतलब वैचारिक मतलब आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल यानी कि हमारे जो सांस्कृतिक है, कल्चरल है ना, कल्चरल समाज पर नियंत्रण करना ही हेजीमनी है। अगर कल्चरली सांस्कृतिक तौर पर आप समाज पर क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो यही कल्चरल हेजीमनी है, इसी को हम कल्चरल हेजीमनी बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे होता कैसे है? अब आपके मन में हो रहा होगा कि मैम ठीक है आपने बता दिया कि इस तरह से किसी को अपनी सहमति के तौर पे बना लेना तो वो कल्चरल हेजेमनी हो गया, लेकिन ये होती कैसे है, किस प्रकार से होती है? कोई बच्चा बताएगा? एनीवन एल्स? सुमन कुमार आप ट्राई करोगे? सोनाली आप ट्राई करोगे? होता कैसे है? क्या लगता है किसी को कैसे मनाया जाता होगा? किसी की सहमति निर्माण कैसे की जाती होगी कि हाँ ये चीज आपके लिए बेस्ट है? जब ज्यादातर डिस्कशन करके चीजों को समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चैप्टर ऐसा है कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए बोल रही हूँ। और कल्चरल हेजेमनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ड्यू के पीएचडी में भी इससे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और आपके एनटीए यूजीसी नेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। हाँ ममता बताओ। हेलो। हाँ ममता बताइए। ये अपने विचारों द्वारा दूसरों को समझाना। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं और आप गए किसी को समझाने के लिए कि देखो पूंजीवाद अच्छा है, ठीक है, और ये चीज खराब है, तो वो मान जाएगा? मैम उसके बारे में कुछ फीचर वगैरह बताना पड़ेगा, उस जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, चलो मान लो हमने प्रूफ भी दे दिए, ठीक है, हमने प्रूफ भी दे दिए, अब मान जाएगा? उसको उसको लागू करवा के ऐसे कुछ। उसका अगर माइंड वॉश कर दे तो? मैम ये विचारों द्वारा ही तो होएगा, जैसे हम उसको हाँ, समझाएंगे तो जैसे जैसे ये हिटलर करता था, आपको पता है ना, जब हिटलर बोलता था ना तो लोग तैयार हो जाते थे। हाँ, कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? दोबारा रेज हैंड करो अगर कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है। हाँ, सोनाली कुछ कहना चाहती है। ममता, एक बार सोनाली को भी सुन लेते हैं। हाँ सोनाली। मैम जो कल्चरल हेजिमनी है वो उनका मैंने उनके आइडियोलॉजी से हम उनको माइंड ट्रैपिंग करेंगे, वो कल्चरल वैसन हो और उसका बिहेवियर वैसन हो, उसको माइंड को ही हम ट्रैप करेंगे। ठीक इसके है, बाद ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस, ठीक है, यही चीज होगी माइंड को कैसे। अब देखो ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे सहमति निर्माण होता है, तो हेजिमनी मतलब ये जो वैचारिक परिवर्तन या कल्चरल हेजिमनी है ना, इसके द्वारा हमें इसमें क्या होता है, माइंड वॉश किया जाता है। अब माइंड वॉश करेगा कौन? सर्वहारा वर्ग का माइंड वॉश हो रहा है, और कर कौन रहा है? बुर्जोइस क्लास कर रही है, कैपिटलिस्ट क्लास कर रही है। बुद्धिजीवियों द्वारा जब सर्वहारा वर्ग का माइंड वॉश किया जाता है, उनके दिमाग में ये बिठाया जाता है कि पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी मूल्य, पूंजीवादी व्यवस्था ही सबसे अच्छी है और कोई भी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कोई भी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति के लिए खड़ा नहीं होगा। बात समझ में आई? कोई भी खड़ा नहीं होगा, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से, शुरुआत से यही बताया गया कि पूंजीवादी व्यवस्था सबसे अच्छी है, पूंजीवादी व्यवस्था जो मूल्य हैं, पूंजीवादी जो विचारधारा है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, चाहे वो बुर्जोइस क्लास के लिए हो, चाहे वो प्रोलेटेरियन क्लास के लिए हो। ठीक है, अब जब लोगों का विचार परिवर्तन हुआ,
ठीक है, मान लो नूपा अचानक से सड़कों पर घूमने लगा, कैपिटलिज्म इज द बेस्ट, कैपिटलिज्म इज द बेस्ट, है ना। नूपा जहां भी जा रहा है सबको यही बता रहा है कि कैपिटलिज्म इज द बेस्ट, क्योंकि नूपा का माइंड वॉश कौन करके गई है। मान लो ममता और सोनाली से बात की थी नूपा ने, ठीक है। अब ममता और सोनाली ने दोनों ने मिलकर नूपा का माइंड वॉश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, नूपा ने तो हर्टली इस चीज को स्वीकार कर लिया ना, दिल में बैठा ली ये चीज कि कैपिटलिज्म सबसे अच्छा है। अब उसके बाद यहाँ क्या होगा, सुमन कुमार से नूपा मिला, सुमन कुमार से भी उसने यही बात बोली कि हाँ ऐसे 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 हैं चीजें, ये हैं, ठीक है। उसने भी अपने दिमाग में बिठा ली, दिमाग में बैठने के बाद उसके बाद वो उसके दिल में भी बैठ गई, ठीक है। तो ये सहमति वैधता प्रोवाइड हो गई, यानी कि हर किसी की कंसेंट वैलिडिटी उसे मिल गई। जब वैचारिक परिवर्तन या सहमति निर्माण होता है ना, तो ये काम कौन करता है, ये काम सबसे अच्छा पता है कौन करती है, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी सबसे अच्छी तरीके से करती है ये काम। टीचर्स मीटिंग हो रही है, टीचर्स मीटिंग के बाद स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात करने के लिए कहा गया, ठीक है। स्कूल, विश्वविद्यालय, ट्रेड यूनियन, चर्च, मीडिया, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चीजों को बिल्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने, अच्छा ये वाली देखी थी ना मूवी आप लोगों ने, कौन सी, केरला स्टोरी देखी थी। केरला स्टोरी मूवी आप लोगों ने अगर देखी हो, तो उसके अंदर भी अगर आप देखोगे किस तरीके से क्या हुआ, माइंड वॉश किया गया ना, कि शादी करेंगे फिर बाहर चले जाएंगे, अल्लाह इज द बेस्ट, ठीक है, अल्लाह बेस्ट है, ठीक है। अल्लाह देखो, अल्लाह कभी ये चीज नहीं कहता कि हाँ भाई दूसरों का खराब करो, ठीक है। चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी गॉड हो, ठीक है। हर गॉड मतलब कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन उन लोगों को अल्लाह के नाम पर कैसे फंसाया जा रहा था, उनका माइंड वॉश हो रहा था ना, उन लड़कियों का माइंड वॉश कराया जाता है, उन्हें बाहर भेजा जाता है, और कैसे टेररिस्ट ग्रुप्स में इंक्लूड कराया जाता है, उन्हें आतंकवादी गिरोहों में शामिल करवाया जा रहा था, उन औरतों को कराया जा रहा था ना। तो वो एक रियल बेस्ड स्टोरी है, वो एक रियल स्टोरी है। तो इसी तरीके से ये जो माइंड वॉश हुआ था, ये कहाँ हुआ था, माइंड वॉश कहाँ हुआ था, कॉलेजेस में पढ़ती थी वो लड़कियां, है ना, कॉलेजेस में पढ़ती थी। तो कॉलेज क्या है, कॉलेज एक सिविल सोसाइटी है, कॉलेज, स्कूल, चर्च, ये क्या है, ये सिविल सोसाइटी है। तो सिविल सोसाइटी ही माइंड वॉश करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब किसी के दिमाग में ये बात डालनी होती है कि हाँ भैया कैपिटलिज्म इज द बेस्ट, तो वो काम कहाँ करा जाएगा, सिविल सोसाइटी द्वारा कराया जाएगा, कराया जाएगा ना। तो ये ध्यान रखना, सुमन कुमार आपको समझ में आ रहा है, एक बार मुझे बताओ। देखो सुषमा को आ रहा है, नूपा को आ रहा है, ममता को भी आ रहा है, सोनाली को भी आ रहा है, लेकिन हमारा सुमन कुमार पता नहीं कहाँ है। आपको पता है सिविल सोसाइटी को हमारे ग्रामसी कोई क्रिटिसाइज नहीं करते, कि उसकी आलोचना करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, क्योंकि सिविल सोसाइटी को वो एक बहुत पॉजिटिव लुक देते हैं। वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी ना, एक मैं लाइन लिखवा रही हूँ, प्लीज उस लाइन को लिखना, ठीक है। एक लाइन लिखवा रही हूँ, इस लाइन को सब बच्चे लिखेंगे। 1 मिनट, पहले हिंदी लिखवा रही हूँ फिर इंग्लिश लिखवा रही हूँ। नागरिक समाज को राज्य के पीछे खड़ी किलों व मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली कहते हैं।
सिविल सोसाइटी को राज्य के पीछे खड़ी किलों व मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली कहते हैं? दिख रहा है? दिख रहा है? एक बार बताओ मुझे। ग्रामसी कॉल सिविल सोसाइटी एज अ पावरफुल सिस्टम ऑफ माउंट्स एंड earthen dams erected behind the state. नागरिक समाज को राज्य के पीछे खड़ी किलों व मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली किसने कहा था? ये एक आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक सेट एग्जाम में पूछा गया था और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको जरूर लिख लेना और ऊपर लिख देना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास हाइलाइटर हो तो हाईलाइट भी कर लेना, ठीक है? अगर आप हाईलाइट कर लेते हो, इससे क्या होगा, फिर कभी ये नहीं दिमाग से जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। इस तरीके से चीजें हो गई, लोगों का माइंड वॉश कर दिया और ठीक है, उन लोगों के माइंड में डाल दिया कि कैपिटलिज्म सबसे अच्छा है। अब इससे अगर मान लो हमें लोगों को सच्चाई बतानी है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर हमें लोगों को सच्चाई बतानी है कि कैपिटलिज्म अच्छी नहीं है, कम्युनिज्म अच्छी है, सोशलिज्म अच्छी है, तो क्या करेंगे? बताओ कैसे होगा? कोई बताएगा? अगर हमें इस हेजेमनी से मुक्त होना है, अगर हमें फ्री होना है इस हेजेमनी से, तो हमें क्या करना होगा? जल्दी से रेज हैंड करो और बताओ फटाफट। कोई भी बच्चा, एनीवन एल्स? किसका काम होगा ये हेजेमनी से हम सबको बिल्कुल फ्री कराना? कौन करेगा ऐसा? जल्दी बताओ, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाओ हल्का फुल्का और सोच कर बताओ जल्दी से। सोनाली, ममता, नूपा, सुषमा, सुमन कुमार? नहीं पता हो तो बोल देना नहीं पता, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है? कौन कराएगा? किसका काम है? ग्रामसी ने कोई तो बताया होगा सॉल्यूशन। ठीक है, हेजेमनी आ गई, लोगों को कंट्रोल कर लिया गया है, लोगों से सहमति बना ली गई है, लोगों पर जो कल्चरल हेजेमनी है वो कैसे हटाई जाएगी? उसको कौन हटाएगा? किसका काम होगा उसको हटाने का? इतनी देर लगाओगे क्या?
बहुत ज्यादा देर लगा रहे हो, कोई बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, ये गलत बात है। जल्दी बताओ फटाफट, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ। फैमिली मेंबर्स, डेमोक्रेसी, डोमिनेशन से दोबारा हम मार पीट दें उनको? कैपिटलिस्ट जो क्लास है उसको हम मारे पीटे सिविल सोसाइटी से? चलो मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो, ये हेजिमनी हो गई, ठीक है। अब यहां पर अगर मान लो ग्रामसी कहते हैं कि ठीक है, आपको अब ये जो कल्चरल हेजिमनी है, इससे आपको क्या होना है? फ्री होना है, मुक्त होना है। तो भैया ये काम कौन करेगा? तो इस काम के लिए वो बोलते हैं हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक प्रोलिटेरियन क्लास को बनाना पड़ेगा, यानी एक सर्वहारा सर्वहारा वर्ग का निर्माण करना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि आप सर्वहारा हो, ठीक है। फिर सर्वहारा वर्ग क्या करेगा? जैसा कि सुमन कुमार ने बोला, सिविल सोसाइटी। तो सर्वहारा सिविल सोसाइटी में घुसपैठ करेगा, ठीक है। जब सिविल सोसाइटी में घुसपैठ की जाएगी ना, घुसपैठ करने का मतलब होता है, जैसे मान लो मुझे कोई बता रहा है कि कैपिटलिज्म सिस्टम सबसे अच्छा है, तो फिर मैंने उससे बात की, मैंने आपको ये बताया गया कैपिटलिज्म सिस्टम सबसे अच्छा है, चलो मुझे बताओ कैसे अच्छा है। मजदूरों के लिए उसने क्या किया? मजदूरों का जो इतना पैसा है, जो मजदूरों को जो इतनी वो चीजें मिलती हैं, ये पेन हम खरीद रहे हैं 100 रुपए का, और आपको बनाने के सिर्फ इसको 20 रुपए मिल रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? आप इतना ज्यादा पैसा उसमें, आप इतना, आपकी जो श्रमिक वो है, वो उसमें जब आप लगा रहे हो तो उसको आपका प्रॉपर, तो वो आपको रेट मिल ही नहीं रहा है। तो बताओ, अब लोग जो है वो मेरी बातों से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होने लगेंगे ना, होंगे, कि हाँ यार ये तो हमारे भले की बात कर रही है, ये तो बिल्कुल सही बोल रही हैं कि हमें तो उतना मिल ही नहीं रहा है ना? तो सर्वहारा वर्ग आएगा, सिविल सोसाइटी में घुसपैठ करेगा, और सिविल सोसाइटी में घुसपैठ करने के बाद वहां के बुद्धिजीवी, जिन्हें जैविक बुद्धिजीवी कहते हैं, ठीक है, तो दो लोग काम करेंगे, और एक होगा मॉडर्न प्रिंस और दूसरा होगा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ये जो मॉडर्न प्रिंस और ये जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जैविक बुद्धिजीवी है ना, आधुनिक राजकुमार और जैविक बुद्धिजीवी, इन दोनों का काम होगा लोगों को मुक्त करना इस हेजेमनी से, इस वर्चस्व से। समझ रहे हो मेरी बात? और इनको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनको इसके लिए वॉर ऑफ पोजीशन करनी होगी, वॉर ऑफ पोजीशन। जब वॉर ऑफ पोजीशन होगा तब चीजें होंगी। अब आपके मन में हो रहा होगा कि मैम ये आपने तो दो प्रकार के इंटेलेक्चुअल बताए थे, चलो उस पर चलते हैं और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी ये सुपर स्ट्रक्चर इस पे बताऊंगी मैं, ठीक है। अभी एक बार इधर बता दूं आपको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये हेजिमनी वाला वो आ गया ना, ये वॉर आ गया, देखो ये रहा, ठीक है। ग्रामसी ने दो प्रकार के इंटेलेक्चुअल बताए थे। ग्रामसी ने कहा था कि दो प्रकार के बुद्धिजीवी होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। पहला जो होता है वो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल होता है, जिसको हम पारंपरिक बुद्धिजीवी कहते हैं, ठीक है। जो पारंपरिक बुद्धिजीवी है वो क्या करेगा? ये समझ लो, ये, अच्छा मुझे ये बताओ, आपको ट्रेडिशनल वाला जो बुद्धिजीवी है और जो एक ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी है,
आप कौन से वाले उसमें आओगे? जैसे मान लो 2 क्लास बना रहे हैं हम, एक हम पूंजीवादी बना रहे हैं और दूसरी हम बना रहे हैं सर्वहारा वर्ग। अब मुझे बताओ पूंजीवादी में कौन आना चाहेगा और सर्वहारा में कौन आना चाहेगा? इसको बोलेंगे कैपिटलिस्ट क्लास और इसको बोलेंगे प्रोलिटेरियन क्लास। आपको सिर्फ सी और पीपी करके डोमिनेट करके लिखना है। ऐसा इस तरह से समझाऊंगी ना, पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे इसको, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे कि हाँ मैम ने एक दिन ग्रामसी पढ़ाया था और मैम ने ऐसे समझाया था। चलो जल्दी से फटाफट करो, आप कौन सी क्लास में हो? कैपिटलिस्ट क्लास में आओगे या प्रोलिटेरियन में आओगे? जल्दी जल्दी लिखो फटाफट से। आपका मन है, आप अगर कैपिटलिस्ट में जाना चाहते हो कैपिटलिस्ट में जा सकते हो, अगर आप प्रोलिटेरियन में जाना चाहते हो फिर प्रोलिटेरियन में जा सकते हो। तभी मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से इंटेलेक्चुअल हो, आप ट्रेडिशनल हो या ऑर्गेनिक हो, तभी पता लगेगा। चलो जल्दी से फटाफट लिखो। ठीक है, सुमन कुमार प्रोलिटेरियन, नूपा प्रोलिटेरियन, सोनाली प्रोलिटेरियन, सुमन कुमार भी प्रोलिटेरियन। अच्छा एक बच्चा रह रहा है, नहीं 2 बच्चे रह रहे हैं, सोनाली ने बताया है, नूपा ने बताया है और सुमन कुमार। ये कौन बच्चे रह गया? ममता और सुषमा, आप लोग भी बताओ जल्दी। ठीक है, प्रोलिटेरियन ममता, और सुषमा ये नहीं बताना, ये बताना है कि आप पूंजीवादी क्लास में आओगे या सर्वहारा वर्ग में आओगे, ये बताओ। जल्दी लिखो जल्दी सुषमा, जल्दी लिखो, ऑर्गेनिक इसमें नहीं, वैसे बताओ सर्वहारा वर्ग में आओगे या पूंजीपति वर्ग में आओगे? ठीक है, सुषमा कैपिटलिस्ट में गई है, ठीक है, ओके, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल सुषमा और मैं कैपिटलिस्ट क्लास में और आप सब प्रोलिटेरियन में, ठीक है। अब जो कैपिटलिस्ट के लिए जो काम करता है ना, 2 प्रकार के यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स हैं। अब आपको पता है बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी भाई बुद्धिजीवी तो बुद्धिजीवी हुए, इंटेलेक्चुअल्स हुए, है ना, उनके पास इतना ज्यादा मतलब इतना अच्छे उसमें होते हैं वो लोग। तो यहाँ पे उनके अंदर देखो वो बहुत बुद्धि वाले होते हैं और साथ ही साथ उनके बहुत नॉलेज होती है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो जो ये पूंजीवादी में आएगा तो वो आएगा ट्रेडिशनल वाला। ये जो ट्रेडिशनल वाले इंटेलेक्चुअल है, ये जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल है, ये किसके लिए काम करेंगे? ये काम करेंगे सुषमा और मेरे लिए, यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास के लिए। और ये पता है कैसे काम करते हैं? ये जो बुद्धिजीवी हैं वो समाज में ही रहकर, यानी समाज के अंदर रहकर, ठीक है, और वर्ण व्यवस्था से बाहर रहकर। वर्ण व्यवस्था से बाहर पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिर वो अपर लोअर भी कुछ ऐसे करके होता है ना, तो अपर लोअर अगर ये लोग देखेंगे फिर कैसे ये चीजें हो पाएंगी, तो वर्ण व्यवस्था से बाहर रहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये लोग ना ये स्टेटस क्यू को मेंटेन करना चाहते हैं। मतलब जैसे मान लो अभी जो चीजें चल रही हैं, जैसे मान लो मैं चाहती हूँ कि अभी जो चीजें है ना, जैसे कैपिटलिज्म चल रहा है तो कैपिटलिज्म ही चलता रहे, कुछ चेंज ना हो, तो ये स्टेटस क्यू को मेंटेन करके रखते हैं। समझ में आया? ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल किसके लिए काम करेंगे? सुषमा और मीनाक्षी मैम के लिए काम करेंगे, ठीक है। ये ट्रेडिशनल वाले हो गए। ये कौन है? ये समाज में रहते हैं और वर्ण व्यवस्था से बाहर रहते हैं, वर्ण व्यवस्था को ये लोग नहीं मानते, और ये लोगों का क्या करते हैं? माइंड वॉश करते हैं। यही लोग करते हैं कि कैपिटलिज्म सबसे अच्छा है, कैपिटलिज्म सबसे अच्छा है, ये वही लोग हैं, ये ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। धन उपार्जन करने वाले ये जो बुद्धिजीवी हैं, ये स्थापित व्यवस्था के समर्थक हैं। ये लोगों से जब बात करते हैं, लोगों का जब माइंड वॉश करते हैं, तो ये हमारे कैपिटलिज्म के फेवर में बोलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर आओ दूसरी तरफ,
अब ये नूपा हो गया, सुमन कुमार हो गया, है ना, ममता हो गई, सोनाली हो गई, ये सब किस में आएंगे? ये सब ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल में आएंगे, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल कौन से वाले हैं? ये प्रोलिटेरियन क्लास वाले हैं बच्चों, ठीक है। ये ग्रामसी बोलते हैं कि भैया इन्हें भेजा जाता है, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जो होते हैं ना, ये मेनली इसीलिए आते हैं क्योंकि प्रोडक्शन में जो चेंज हुआ, प्रोडक्शन में जो चेंज हुआ उसकी वजह से ये उत्पन्न हुए, ठीक है। उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन आने से ये नए बुद्धिजीवी आए, ठीक है। और ये जो बुद्धिजीवी हैं, ऑर्गेनिक को हिंदी में बोलते हैं जैविक या फिर सावयव। ये बुद्धिजीवी काम कैसे करेंगे? ये सिविल सोसाइटी में जाएंगे, नागरिक समाज में गए, ठीक है, और वहां पर क्या करेंगे? लोगों से बातचीत करेंगे, ठीक है। लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों का माइंड वॉश ये भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसके फेवर में? सोशलिज्म के फेवर में। लोगों को सच बताएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा नहीं है, होता है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं। तो ये ध्यान रखना, ये जो बुद्धिजीवी होते हैं ये बेसिकली अपने वर्ग से जुड़े होते हैं और सिद्धांतों को व्यवहार में क्रियान्वयन करने की इनको जिम्मेदारी दी जाती है। ये बेसिकली बोला जाता है कि जाओ और लोगों से बातचीत करो, लोगों को सच्चाई बताओ, लोगों की सहमति निर्माण करो। ग्रामसी ये मानते हैं कि अगर विकसित पूंजीवादी देशों से बुर्जुआ व्यवस्था को अगर उखाड़ना है तो सर्वहारा वर्ग को क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल पैदा करने होंगे जो नागरिक समाज में घुसपैठ करेंगे और लोगों को समझाएंगे, लोगों के माइंड वॉश करेंगे, और लोगों को जब समझाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हाँ देखो चीजें ऐसी नहीं ऐसी है, तो लोग क्या करेंगे? लोग जरूर जरूर लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये लोग क्या करते हैं? ग्रामसी इससे पूरे सामूहिक व्यक्तित्व को, जब ऐसे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का पूरा ग्रुप, जब अगर मान लो यहाँ पर खड़ा है, या जैसे मान लो हमारी क्लास में जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के 4 लोग थे जिन्होंने प्रोलिटेरियन क्लास को चुना था, ठीक है। अगर मान लो मैं नूपा को, ममता को, सुमन कुमार को, सोनाली को भेजती हूँ बाहर, ठीक है, सिविल सोसाइटी में भेजती हूँ, बोलती हूँ वहां जाओ लोगों को बताओ, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे? ऐसे ग्रुप को उन्होंने मॉडर्न प्रिंस कहा था, ठीक है। तो वो कहते हैं इस सामूहिक व्यक्तित्व को आधुनिक राजकुमार कहते हैं कि ये है मॉडर्न प्रिंस, ये चारों के चारों मॉडर्न प्रिंस हैं, ठीक है। यानी कि ये व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, अभाव को दूर करेंगे, जो चीजें हैं, जो मतलब खराब चीजें उनको सही करने की कोशिश करेंगे, करेंगे ना। तो ये ध्यान रखना। तो जैविक बुद्धिजीवी जो होते थे ना, उनको ना शहरी और ग्रामीण उसमें बांट दिया जाता था। जैसे मान लो कि और ये जो ममता और नूपा हैं, तो ये दोनों रहते हैं शहर की तरफ, तो ये शहरी इंटेलेक्चुअल हो गए, सिटी इंटेलेक्चुअल्स, सिटी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। मान लो अगर सोनाली और सुमन कुमार है, ये रहते हैं विलेज की तरफ, तो ये विलेज ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हो गए, क्योंकि इन्हें गांव में भेजा गया है। गांव के लोगों को समझाओ, जाओ वहां पे देखो चीजें कैसे हो रही हैं, उनको बताओ, समझाओ, बताओ। समझ में आया? उन्होंने पूरे ग्रुप को, जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का जो ग्रुप है ना, उसको उन्होंने मॉडर्न प्रिंस कह दिया था, ये मॉडर्न प्रिंस है। किस किस को समझ में आया? सच्ची सच्ची बताना, सच में समझ में आया जिसको, बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि वो ऑर्गेनिक और इंटेलेक्चुअल में कभी, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ममता को क्लियर हुआ? अब आपके मन में एक कंफ्यूजन होनी चाहिए, और वो ये होनी चाहिए कि मैम आपने तो कम्युनिस्ट पार्टी को कहा था आधुनिक राजकुमार, है ना। बच्चों हमेशा एक चीज याद रखना, जो ये इंटेलेक्चुअल है ना, ये इंटेलेक्चुअल कहीं ना कहीं वो मानते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली के जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का ही ग्रुप है। इसीलिए उन्होंने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स
जो उसमें है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली में, ठीक है सुषमा, जो मॉडर्न प्रिंस है ना, जो मॉडर्न प्रिंस है, मॉडर्न प्रिंस को वो कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली को क्या कहा था, कोई बात नहीं, थोड़ा नेटवर्क इश्यू होता है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली को, सीपीआई को उन्होंने मॉडर्न प्रिंस कहा था। क्लियर, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? अब हम जो हमारे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं इनको एक वॉर करना पड़ेगा, है ना, तो वो वॉर कौन सा होगा? 2 प्रकार के वॉर की बात की थी उन्होंने। कितने प्रकार के वॉर की बात की थी? 2 प्रकार के वॉर। उन्होंने कहा, ग्रामसी ने कहा कि देखो भाई 2 प्रकार के वॉर होते हैं, एक होता है वॉर ऑफ पोजीशन और एक होता है वॉर ऑफ मैन्यूवर। बहुत ही इजली मैं इनको बता रही हूं आपको, ठीक है, बहुत आसानी से चीजों को समझना। एक हो गया स्थितियों का युद्ध, जो पोजीशन है इसका मतलब तो समझ जाओ स्थितियां हैं, स्थितियों का युद्ध। जो वॉर ऑफ मैन्यूवर है वो होगा गतिशील युद्ध। क्या हो जाएगा? गतिशील युद्ध, जिसमें मैन आ रहा है ना, मैन, समझ लो मैन लड़ रहे हैं, यानी ये आमने सामने हो रहा है। जब आमने सामने होगा तो यानी इसमें पुलिस, सेना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ना, करेगी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉर ऑफ पोजीशन की, तो वॉर ऑफ पोजीशन में क्या होता है? वॉर ऑफ पोजीशन जो है वो मेनली सिर्फ डिबेट के थ्रू होता है। जैसे ये आमने सामने लड़ेंगे, इनके एक के हाथ में तलवार है, दूसरे के हाथ में तलवार है, ठीक है, ऐसे लड़ रहे हैं, इसमें हिंसा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो वॉर ऑफ पोजीशन होता है ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, ठीक है, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, यानी विचारों का, विचारधाराओं का युद्ध है। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो है ये एक सांस्कृतिक युद्ध हो गया, वैचारिक युद्ध हो गया, नागरिक समाज की संस्थाओं के माध्यम से साम्यवादी मूल्यों की प्राप्ति की जन सहमति का निर्माण करना, यानी एक ऐसा आइडियोलॉजिकल वॉर हो गया जब हर कोई, हर किसी के अंदर ये हो जाए कि हाँ भाई सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा बेस्ट जो है वो क्या है? वो सोशलिज्म है, समाजवादी मूल्य, जो सोशलिस्ट वैल्यूज हैं उनके प्रति लोगों को, लोगों की कंसेंट को बनाना है। हाँ, ठीक है, लोगों की कंसेंट को बनाना है। समझ आ रही है बात? तो ये ध्यान रखना। ग्रामसी एक और वॉर की बात करते हैं। ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर है ना, ये वाला, ये वाला, इसी को उन्होंने पैसिव रेवोल्यूशन कहा था। क्या कहा था? पैसिव रेवोल्यूशन, ठीक है, निष्क्रिय क्रांति, इसको उन्होंने पैसिव रेवोल्यूशन कहा था, जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय क्रांति। बताओ, समझ आया? क्लियर? किसी के मन में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। 2 टाइप्स के इंटेलेक्चुअल बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, जो ये मैंने आप लोगों ने बताना था, है ना। देखो उन्होंने क्या किया था, ग्रामसी ने जब दो सोसाइटी को बताया, ग्रामसी ने जब सोसाइटी को बांटा, तो वो एक तो बेस बताते हैं, एक सुपर स्ट्रक्चर बताते हैं। उन्होंने क्या किया, सुपर स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी लेकिन बेस को क्रिटिसाइज किया,
ठीक है, बेस को वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ये बात याद रखना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अच्छा, ये जो बेस और इसका है ना, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये प्रिजन नोटबुक का है। प्रिजन नोटबुक हमेशा याद रखना, ये क्या करके लाई गई थी, तस्करी करके लाई गई थी, ठीक है। फिर हेजेमनी मैंने आप लोगों को बताई है, फिर वॉर ऑफ पोजीशन ये बता दिया। फिर ये देखो, जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का, ग्रामसी ने रिजेक्ट किया था। मेटलिस्टिक का भी उन्होंने रिजेक्ट किया था। न्यू मार्क्सिज्म को ग्रामसी ने क्या किया, इसको फाउंड किया, ठीक है। और सिविल सोसाइटी को इम्पोर्टेंट बताया, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया सिविल सोसाइटी को। उन्होंने कहा सिविल सोसाइटी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनका एक एस्से था ग्रामसी का, तो वो इंटेलेक्चुअल एंड ऑन एजुकेशन, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। फिर इनकी ये बुक्स हो जाती हैं, ये इनकम्प्लीट बुक थी मॉडर्न प्रिंस, ठीक है। बाकी ये वाली इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई। फिर ये सोसाइटी है, जो सोसाइटी में आप लोगों को बता रही थी, आधार, अधिसंरचना, ठीक है। फिर उसके बाद अधिसंरचना में क्या क्या आएगा, लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजन, सोशल। फिर दो प्रकार की समाज आ गए, सिविल सोसाइटी हो गई और पॉलिटिकल सोसाइटी हो गई। सिविल सोसाइटी में क्या क्या आएगी, फैमिली, स्कूल, चर्च, कॉलेज, है ना। इसमें क्या आएगी, इसमें गवर्नमेंट आएगी। इसमें क्या होगा, बल का प्रयोग हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बल का प्रयोग नहीं होता, इसमें सहमति निर्माण होता है। सिविल सोसाइटी सहमति निर्माण करती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसे इसको पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। कुछ और चीजें वो बता देती हूँ, जैसे हिस्टोरिकल ब्लॉक है। हिस्टोरिकल ब्लॉक का जो मीनिंग है ना बच्चों, तो हिस्टोरिकल ब्लॉक का मतलब है, ध्यान रखना, ये जो हिस्टोरिकल ब्लॉक है, ग्रामसी ने बोरो किया था जॉर्ज सॉरेल से, ठीक है, जॉर्ज सॉरेल। तो ये याद रखना, इसका मतलब होता है आर्थिक गठबंधन, मतलब इकोनॉमिक अलायंस, ठीक है। ठीक है, इकोनॉमिक अलायंस, तो ये ध्यान रखना। मतलब इसमें वो यही बोलते हैं, अवधारणा आधार व अधिसंरचनाओं को आपस में जोड़ती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, समाज में हेजेमनी के लिए आर्थिक शक्तियों और राजनीतिक शक्तियों में सामंजस्य होता है। आम सहमति निर्माण के लिए राजनीतिक दलों को गठबंधन स्थापित करना पड़ता है। तो इसी चीज को बता रहे हैं, मतलब समाज पर वर्चस्व की स्थापना के लिए आर्थिक तत्व और नागरिक समाज व राजनीतिक समाज की संरचनाओं को जब आपस में जोड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल ब्लॉक, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। और बाकी तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है। हाँ पूछो, बताओ। यस सुषमा बोलो। हाँ बताओ बच्चों, सुषमा आवाज आ रही है? हाँ मैम। हाँ पूछो। मैम, वो जॉर्ज सॉरेल वाला बता दीजिए ना थोड़ा सा, बहुत जोर से सर्दी भी हो गई हमको। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, जो हिस्टोरिकल ब्लॉक है ना, तो ये जो हिस्टोरिकल ब्लॉक का आइडिया है, ग्रामसी ने जॉर्ज सॉरेल से लिया था। जॉर्ज जो सॉरेल है, ठीक है, उनसे इन्होंने ये आइडिया लिया था, ठीक है। इसका मतलब होता है, जैसे कि जैसे मान लो कोई सोसाइटी है, अगर इस सोसाइटी में मुझे डोमिनेशन करना है, हेजेमनी बनानी है, दादागिरी करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां का जो इकोनॉमिक है उस पर भी, और जो वहां का सिविल सोसाइटी है उस पर भी, है ना, और जो वहां का पॉलिटिकल सोसाइटी उस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा ना। पैसे पे कंट्रोल करूंगी,
फिर वहां की सिविल सोसाइटी पे कंट्रोल करूंगी, और फिर वहां पर जो पॉलिटिकल सोसाइटी उस पर भी कंट्रोल कर लूंगी, तो डोमिनेंस हो जाएगा मेरा, दादागिरी हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्या करना पड़ रहा है मुझे, आर्थिक और जब ये राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, और नागरिक समाज का जब सामंजस्य हो रहा है ना, जब एक दूसरे को मिलाना पड़ रहा है एक दूसरे से, तो इसको हिस्टोरिकल ब्लॉक बोलते हैं, इसको ऐतिहासिक गुट कहते हैं, इसीलिए क्योंकि गुट बन रहा है यहाँ पे, यस ठीक है, यस यहाँ पे मैम। गुट बन रहा है, किस किस का, आर्थिक, नागरिक और राजनीतिक, इसलिए। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके सुषमा। और किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है, बताओ, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी आप लोगों का ये जो टॉपिक है वो पूरा फिनिश हो जाता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो आप आगे पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, किसी भी उससे, जितने भी टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं, अगर उनमें से किसी में भी आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर को हमारे ग्रामसी इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ही नूपा 2 प्रकार के समाज आते हैं, नागरिक समाज और सिविल, ठीक है, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर क्लास फिनिश करते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है, एक बार इस क्लास को जरूर दोबारा देखना, और जैसे नोट्स बनेंगे ना, नोट्स वैसे बनाना जो आपको समझ में आए, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है ना, उसी हिसाब से नोट्स बनाना, ठीक है, क्लियर। पूछ लो। हाँ नूपा बताओ। यस नूपा। हेलो। यस नूपा बताइए। यू आर ऑडिबल प्लीज। मैं बोल रहा हूँ कि पेपर 1 है। क्या चीज, पेपर 1 का? मैं पेपर मैं 1 की वो जो टेस्ट सीरीज है ना, पेपर कहाँ मिलेगा? पेपर 1 की जो हाँ टेस्ट सीरीज है उसमें इनरोल करना पड़ेगा आप लोगों को, जिस दिन आपको हाँ। इनरोल करना हो उस दिन बता देना, ठीक है। आप लोगों को 300 में उसमें इनरोल हो जाएगा। और जो पेपर 1 का, जैसे अगर आप लोगों को क्लासेस देखनी है, ठीक है, अगर पेपर 1 की अगर आपको क्लासेस देखनी है तो पेपर 1 की क्लासेस आपको ऐसे मिलेंगी, देखो दिखा देती हूँ मैं, उधर से आप लोग कर लेना तब तक, ठीक मैम मैं- है। चलो कहाँ मैं, पे आओगे? आपने बोला था सारे पेपर 1 की क्लास आपने प्रोवाइड कर देगा, आपने बोला था। हाँ तो वो उसमें आ जाएगा ना, देखो पेपर 1 का जो है ना इसमें है, यहाँ पर जो कुछ और चीजें होती है ना बच्चों, देखो सारी चीजें उसमें नहीं हो पाती, इसी वजह से मैंने आपको ये वाला बोला था कि जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है पेपर 1 की, ठीक है, 500 की है, मैं आप लोगों को 300 में प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये वाली जो टेस्ट सीरीज है, ये जब आपको लेनी होगी तब आप मुझे बता देना, मैंने सब बच्चों को बोला हुआ है ये वाला। ओके इसके अंदर क्या है, इसमें 2023 ओके के मैम। ना 600 टोटल 618 इसमें पेपर हैं आपके, 2021 के, 22 के, 23 के, सारे पीवाई क्यूज। और पीवाई क्यूज के साथ साथ पता है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा इसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और उस एक्सप्लेनेशन से आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, दिखाती हूँ मैं। जैसे हजार डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज है, हमने इसको प्रिव्यू किया, ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। एक बार देखो फिर बताती हूँ, ओके। ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया,
अर्थक्वेक, वॉल्केनिक, ठीक है, ये इरप्शन बता रखा है। हमने इसका यूज ये कर लिया कि हमने बायोलॉजिकल हजार्ड लगाया। अब ये तो गलत हो गया, इसका आंसर क्या होगा? जियोलॉजिकल हजार्ड होगा। अब हम नीचे आएंगे यहाँ पर, ठीक है, हमने नीचे आके देखा और ये देखो करेक्ट आंसर में हमारे की पॉइंट्स दे रखे हैं। ये जो की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसी से ही आप लोगों को क्या बनाने हैं? अपने नोट्स बनाने हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये देखो, आप यहाँ पे जब आते हो शूरवीर कोर्स में, जब आप शूरवीर कोर्स में आते हो तो हाँ, एक बार मैं बता रही हूँ, सुन लो नूपा, ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना। शूरवीर कोर्स में सबसे नीचे की तरफ आना है आपको। ओके ये देखो, जनरल पेपर 1 बाय मीनाक्षी सिंह, इस पे क्लिक करोगे। ओके मैम। जनरल पेपर 1 बाय मीनाक्षी सिंह, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको क्लासेस ओपन हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कराए हुए हैं। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस कराए हुए हैं। इन क्वेश्चन को जरूर करें, ठीक है, अटेम्प्ट करें। इन क्लासेस को देखने से होगा, ठीक है। इन क्लासेस को जब आप देखोगे तब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 1, एप्टीट्यूड ओके मैम। पार्ट 2 सारा आपको इसमें मिलेगा, चीजें हैंगी इसमें, ठीक है। आप लोगों को बस देखनी है इसके अंदर, ठीक है। जनरल पेपर 1 बाय मीनाक्षी सिंह जाओगे शूरवीर कोर्स में, वहां मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये देखो, जनरल पेपर 1 मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ पर आओगे, इसमें आपको 21 वीडियोस है, कंप्लीट कराया हुआ है, कंप्लीट डीआई वो सब मिलेगा इसके अंदर आपको। प्रॉफिट लॉस रेशियो, डाटा इंटरप्रिटेशन, सारा इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। 2021 के शिफ्ट 2 के पीवाईक्यूज भी यहाँ पे कराए हुए हैं। 2021 की भी डीआई करा रखी है और 2023 की भी डीआई करा रखी है। यहाँ से आपको बस पढ़ना है, आपको करोगे ना तो आपको हो जाएगा। देखो, रीजनिंग पार्ट 1, रीजनिंग पार्ट 2, पार्ट 3 सारा आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट शूरवीर कोर्स में आपको मिलेगा। जो टेस्ट सीरीज है वो आपको परचेस करनी पड़ेगी 300 रुपए में, ठीक है। चलो, ओके एवरीवन, आई होप आपको यहाँ तक, तो ऐसे अगर आप चीजें करोगे तो हो जाएगा। पेपर 1 बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। और किसी के बच्चे के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नूपा, आपको कुछ पूछना है पूछ लो। हाँ, आप लो और पता है इसे करो। आपकी आवाज कट रही है नूपा, क्या कह रही हो? कुछ कहना चाहते हो नूपा? पीछे से आ रही है आवाज, चलो, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, चलो कोई बात नहीं। सुषमा, अगर कोई डाउट है ग्रामसी से तो पूछ लो, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरीके का किसी बच्चे के मन में ग्रामसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं है डाउट तो एक बार इस क्लास को और देखना, क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे शाम के टाइम पे नेटवर्क इशू होता है। अब नेटवर्क इशू होने की वजह से कुछ चीजें आप सुन पाते हो, कुछ चीजें नहीं सुन पाते हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बार इस वीडियो को जरूर दोबारा देखो, नोट्स बनाओ। नहीं समझ में आता है तो अगली क्लास में मेरे से पूछ लो। क्लास की शुरुआत में आओ, बोलो मैम प्लीज एक बार इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरा एक डाउट क्लियर कर दीजिए, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। ओके, तो आज आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये क्लियर हुआ होगा सब बच्चों को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।